अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला सेक्स टेलीविजन पे जारी है। इंग्लैंड कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान गेम में रहे और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह हम बाहर आए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है एकदम से। अब साउथ अफ्रीका वाला मैच अगर हम देखें तो बहुत क्लोज गए, नेक टू नेक मैच था और पाकिस्तान ने बिल्कुल एज पे जाके एक छोटी सी गलती की। अगर वो उस वक्त नवाज ये गलती ना करते तो शायद आज मैच का पासा पलट जाता। दूसरा DRS सिस्टम, आईसीसी को मुसलसल तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है इस सारे सिस्टम पे, और हम ही नहीं हैं अकेले इस प्लेनेट पे, बल्कि इंडिया हो गई, बाकी टीम्स, हर कोई इस पे बात कर रहा है। जिन जो होस्ट हैं वो भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। इंडिया ने तो बड़े लंबे अरसे DRS को माना ही नहीं था, अपनी 2 बड़ी सीरीज में उन्होंने DRS की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करवाई थी। ये DRS का मसला ये है कि अब बॉल कैसे मुड़ती है, कहाँ जा रही है, कौन कितना मोड़ सकता है, ये एक ह्यूमन मेड जाहिर है कि एक सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर वो सॉरी भी कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं भाई ये बात मान लेते हैं कि वो चीज़ ऐसे थी, लेकिन आपके पॉइंट्स तो चले गए, आपसे आपके हाथ से मैच चला गया। हमें DRS पे रहने से बेहतर है कि मैच को कैलकुलेटिव खेलना होगा। कैलकुलेशन के साथ जब भी आप मैच खेलेंगे आप मैच जीतेंगे। कल की कैलकुलेशन ज़रा देखें आप रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने आके चार्ज किया, शुभमन गिल के बैट पर बॉल नहीं आ रही थी, विराट कोहली का शॉट नहीं कनेक्ट हुआ, तो समझ गया रोहित शर्मा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड दैट्स नॉट द राइट पिच, कि इस पर आपने आके बहुत शॉट मारने। वो उस पर 40 ओवर तक खड़ा रहा, स्लो खेला, 101 बॉल्स खेली, 87 रन किए, छक्के चौके भी टिकाए, लेकिन वो खड़ा रहा। उसने इसकी परवाह नहीं की कि मैं कितना स्लो खेल रहा हूँ, वो सिचुएशनल था। और फिर उस सिचुएशन में आप देखें कोई ना कोई एक बैटर साथ दे जाता है। सूर्य कुमार यादव जो कि मुसलसल नहीं चलते हैं वनडेज में, कल उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की और शायद उसी की बैटिंग की रीज़न की वजह से जीत गए इंडिया। 7 बुमराह खड़े हो गए, 16 रन किए, इतने इफेक्टिव 16 रन थे, फिर यादव ने स्कोर किया। आप 50 ओवर पूरे खेलें और 50 ओवर पूरे खेलने के बाद आप नतीजा देखें। ये नहीं होता कि आप 4.5 ओवर कभी छोड़ दें, कभी 5 ओवर छोड़ दें, कभी 2.5 ओवर छोड़ दें, कभी 3 ओवर छोड़ दें, 50 ओवर तक आप ना जाएं तो आपको वो डैमेज होता है। साउथ अफ्रीका के मैच में अगर हम 50 ओवर पूरे खेलते, नवाज खड़ा हो जाता, वसीम जूनियर खेल रहा था, 18 रन भी और होते, 288 का टारगेट भी होता, तो आप मैच जीत गए थे। बहरहाल ये मामला हम न्यूजीलैंड से देख रहे हैं कि बड़ी फाइट बैक, पाकिस्तान ने बड़ी शानदार फाइट बैक, और फिर कल इंडिया ने बहुत कमाल किया और मैं हैरान हूँ कि 100 रन से जीत गए, 229 रन में भी 100 रन से जीत गए। तो फुल क्रेडिट टू इंडिया, और बड़ी ही बॉलिंग अच्छी करने के बाद बैटिंग की पैथेटिक परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की, अनएक्सेप्टेबल थी शायकीन के लिए भी, हमारे लिए भी, कि यार ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि इंग्लैंड इस हद तक खेलेगी कि सारे ही मैच वो हार जाएगी। मतलब कोई विलिंगनेस शो नहीं कर रहे। अब आगे इंग्लैंड के मैच भी ऐसे हैं कि जीत भी ले तो कुछ नहीं होगा और हार भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भाई हमसे भी हार जाना यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सबसे तो हार गए हो। अच्छा जी, इरफान सदोजई ने हमें ज्वाइन किया जी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ शबीर साहब हमारा रेगुलर पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट कमेंटेटर। थैंक यू काशिफ भाई, ज्वाइन किया आपने, आपका थैंक यू स्पेशल है, बाद में आए तो काशिफ भाई का शुक्रिया। साथ ही साथ कामरान मुजफ्फर साहब ने ज्वाइन किया है। कामरान भाई बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो हैं ही हैं। कामरान भाई के स्टैट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप ट्विटर के ज़रिए, मुख्तलिफ उनकी राइटिंग्स के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए, रिपोर्ट्स के ज़रिए वो देखते हैं, और भाई हम तो डरते हैं कोई गलत स्टैट हो जाए तो कामरान भाई ने नहीं बख्शना, हमें पकड़ लेना है। कामरान मुजफ्फर साहब ने हमें ज्वाइन किया। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, और बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार अस्सलाम। कामरान भाई आपसे शुरू करूंगा आज ये मामला। अच्छा, कल का मैच कामरान भाई, आपने एक तो पिच देखा, पिच रीड करना आनी चाहिए यार, पिच रीड करना सिर्फ वकार यूनुस को नहीं आनी चाहिए, कैप्टन को भी आनी चाहिए, टीम को भी आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में पिच रीड की थी, लेकिन उसमें ये तो रीड किया था कि थोड़ी सी स्लो विकेट होगी, लेकिन इतनी स्लो होगी इसका शायद इतना रीड नहीं किया था। तो मेरे ख्याल में ये कह सकते हैं कि पार स्कोर में कोई 30-40 रन का डिफरेंस आ गया इसमें। कामरान भाई, लेकिन रोहित शर्मा को तो ये क्रेडिट दें कि पिच के ऊपर रहते हुए उसने भांप लिया था कि भाईजान ये वो पिच नहीं है जहाँ रोहित शर्मा स्टाइल में खेलना पड़ेगा। नहीं, देखिए वो 2 फेजेस में रोहित शर्मा ने खेला। पहले उनको पहला ओवर जब डेविड विली ने मेडन किया है,
तो उससे तो उनको अंदाजा हो गया था कि पिच आसान नहीं है। फिर उसके बाद उनके दूसरे ओवर में वो बाहर निकल के उन्होंने छक्का भी बाउंड्रीज भी ली उन्होंने, तो मिडिल नहीं हो रहा था इतनी आसानी से। लेकिन ये जो चीज है, ये इंडिया की अप्रोच हमने और भी मैचेस में देखी है। पिछला मैच जो इनका न्यूजीलैंड के साथ था, उसमें भी यही ऐसे ही मामला था कि वो जो खड़े होके जो बॉल खेल रहे थे, वो उसको टच भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो बाउंड्रीज के लिए जा रहे थे। यहाँ फर्क ये पड़ा कि दूसरे एंड से शुभमन गिल और विराट कोहली जब आउट हुए, उसके बाद रोहित शर्मा ने फिर अपना कहते हैं एंकर ड्रॉप किया और उन्होंने फिर गेम को डीप ले जाने का फैसला किया। उसके बाद वो बहुत ही कैलकुलेटेड ओवर में 1 या 2 परसेंटेज शॉट्स खेल रहे थे। तो ये उनको क्रेडिट जाता है कि जब उन्होंने रियलाइज किया कि अब विराट कोहली भी नहीं है और फिर थोड़ी देर के बाद श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, 15 ओवर के अराउंड ही आउट हो गए, के राहुल आ गए थे, तो वो वहां से लेके गए, पार्टनरशिप लगाई उन्होंने कोई 15 ओवर्स की। तो ये क्रेडिट जाता है। यार कामरान भाई, इसके बाद सूर्य कुमार यादव कैसे देख रहे हैं? सूर्य कुमार यादव की इस बैटिंग को मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ हूं उनसे, क्योंकि बहुत जरूरी नॉक खेली है उन्होंने 49 रन की। अब अच्छी इनिंग्स खेली है और सूर्य कुमार यादव ने जो उनका स्टाइल है उससे थोड़ा हटके खेली। रन तो वो कर गए, शॉट्स उनके कुछ पक्के हैं, खासतौर पे जो उनका स्वीप शॉट है। वैसे तो उन्होंने पहली गेंद के ऊपर ही थोड़ा सा चांस दे दिया था, लेकिन अगर वो आउट हो जाता तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते, क्योंकि सूर्य कुमार ने पिछले मैच में भी रन नहीं किए थे, तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाती। लेकिन किस्मत भी साथ देती है। लेकिन जहां पे वो आउट हुए हैं और जिस शॉट के ऊपर वो आउट हुए हैं, वो इस पिच के उनका शॉट नहीं था, तो वो उनका इंस्टिंक्ट जो है वो आ गया था। इनका पिच में इतना पेस नहीं था कि वो इस पिच के ऊपर वो डीप पॉइंट के ऊपर से वो छक्का मार सके। तो विकेट थोड़ी फेंक के चले गए, लेकिन विकेट रन अच्छे किए उन्होंने। यही बात है ना, डीप तक जाना। इरफान साहब, हम तो बहुत डिस्कस कर चुके, आज सुना कि आपसे भी हमने सोचा कि भाई भाईजान स्पेशल, मुझे आपसे 2-3 चीजें यार आज इरफान में डिस्कस करनी। एक तो ये गैर ज़रूरी इंटरव्यूज़, गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सीज, टीम वहाँ खेल रही है, बीचों बीच कोई नया लुच तल देना और कोई ना कोई मसला खड़ा करना। ओ भाई मैं मैसेज का जवाब, मैंने पहले दिन ये बात यहाँ की, यार इस तरह की फजूल चीज़ें, ये इतनी कोई पर्सनल मामलात हैं भाई, किया उसने मैसेज नहीं किया, ये कोई बात है यार? ये वर्ल्ड कप के बीच ये कोई, इसको जर्नलिज्म कहते हैं? कोई इंसानियत है कि यार मैच क्यों नहीं भाई जवाब दिया? भाई कोई पर्सनल बात है, वो जाने, बोर्ड जाने। इस वक्त टीम की परफॉर्मेंस, टीम को सपोर्ट, इस पर बात होनी चाहिए। सर पहले तो कल के मैच पे थोड़ी सी बात करें, फिर आज हम इस पर भी बड़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं। कैसे देखा आपने जी इंडिया की इस परफॉर्मेंस को? देखिए 30 रन जो उन्होंने किए हैं ना ऊपर 200 रन में, उन्हें पता था हमने प्लस कर लिया। ये होना चाहिए यार, टीम की कैलकुलेशन देखिए, हार ही नहीं मान रही वो। इंडियन टीम की जो बैटिंग है उसमें बहुत डेप्थ है और हर प्लेयर साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग है, चीज़ों को ऐसे अब्जॉर्ब करते हैं कि हर प्लेयर जो है वो रोल मॉडल है, अपने अपने रीजन के कैप्टन्स भी हैं, अपनी अपनी स्टेट के, तो वो मेरा ख्याल है वो हर कैप्टन लेवल के प्लेयर्स खेल रहे हैं, हर किसी को अपना रोल पता है। सूर्य कुमार यादव जो है वो नीचे आके खेलते हैं, T20 में उन्हें कम बॉलों पे ज़्यादा रन्स करने हैं, तो वनडे में शायद उन्हें थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन उसी रोल के साथ वो उतरे हैं। विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सके, लेकिन रोहित शर्मा आप देखें क्या खूबसूरत बैटिंग करते हैं वो, यानी देख के आपको मज़ा आता है। ये जो इंडिया ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस टाइम खेल रहा है, यानी विराट कोहली एक डिफरेंट चीज़ है, वो आप देखते हैं, मुझे देख के यूँ लगता है कि बिल्कुल टाइगर की जैसी अप्रोच है। विराट कोहली तो इन द वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट, वो तो छोड़ दे, उसकी तो मेरा ख्याल बात करना है ऐसे ही है, क्या कहें जी स्मिथ वैसे कोई नहीं, विराट कोहली बहुत वर्सटैलिटी है इंडियन टीम में। विराट कोहली है, बाकी प्लेयर्स का एक दूसरे से और अगर स्टैट्स देखें जिस तरह से मैच एंड हुआ है, तो ऐसे तो इंग्लैंड के लिए 150 रन भी काफ़ी थे। और जो बेसिक चीज़ मुझे फ्लॉ लग रहा है इंग्लैंड की बैटिंग में, वो बिल्कुल भी बेंड नहीं कर रहे अपने आप को। आपको पता है बॉल लो रह रही है, उस तरह की पिचेस नहीं है, बाउंसी ट्रैक्स नहीं है, वो बिल्कुल स्टिफनेस है उनकी कमर में, वो खड़े होकर खेलने वाले प्लेयर हैं। तो यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल करना है, आपको झुक के खेलना है, आपको 1-2 के ऊपर कंसंट्रेट करना है। लेकिन इंग्लैंड का जो माइंडसेट है बिल्कुल पहले मैच से उसी तरह खेल रहे हैं और अभी टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं और आगे चैंपियंस रॉय को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एलेक्स सर वो तो रिटायर हो गया ना, लेकिन जेसन रॉय तो है ना अभी ये दोनों प्लेयर इस काबिल थे कि ये वर्ल्ड कप खेलते हैं। एलेक्स हेल्स के साथ तो वो ज्यादती भी बहुत हुई है ना, कि उसको तो पसंद नहीं करते थे ना वहाँ, वो उसका भी मसला। रॉय को आप देखें नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलने के लिए उन्होंने ऑप्शंस दिए, लेकिन वो नहीं खेला, इसका मतलब है वो नाराज है कुछ लोगों से। तो इंग्लैंड अभी देखिए शायद आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके लिए भी क्वालिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। 7 टॉप टीम्स जाएंगी, पाकिस्तान को अल्लाह मियां की तरफ से होस्टिंग मिली है, तो पाकिस्तान तो होस्ट के तौर पे जाएगा, क्वालिफाई करे ना करे। नहीं, लेकिन पाकिस्तान पहले ही 7 में आ जाएगा।
यानी क्या सातवीं टीम बहुत पॉजिटिव है काशिफ भाई, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हम तो बड़े मायूस हुए हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी से, जिस तरह की अप्रोच रही है, यकीन करें पूरी सर ऐसी टीम नहीं है जैसी अप्रोच, मैं हैरान हूँ, ऐसी भी टीम नहीं है जैसी परफॉर्मेंस दे रही है। समझ नहीं आई कि इनको हुआ क्या। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लगता है कि टीम के अंदर बोर्ड के साथ कुछ मामलात इनके ठीक नहीं है, कुछ पैसों की ले दे है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के मसले हैं, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीफ सिलेक्टर सिलेक्शन की जगह किसी और काम पे लग जाए बड़ी माजरत के साथ, तो फिर यही उनका क्या काम है। हमारे जो चेयरमैन बने हुए हैं वो अभी चेयरमैन बने नहीं है यार बोर्ड के, वो कमेटी के चेयरमैन है, मैनेजमेंट कमेटी। उनको प्लेयर से भी ज़्यादा शौक है मैं इंटरव्यू दे दूँ यार। बस ये चीज़ें अब जब प्लेयर की हैसियत से खेल रहे थे उस वक्त तो शर्माते थे इंटरव्यूज़ देते हुए, अब जो है वो उन्हें शौक है कि प्लेयर से आगे आके खेलें। मैच के दौरान जिस तरह शादाब इंजर्ड हुए, हमें तो नहीं पता उन्हें क्या इंजरी हुई है, बिल्कुल भी यानी अनएक्सपेक्टेड था, और जिस तरह वो बिहेव कर रहे थे। काशिफ भाई ये कमेंट आपसे भी मैंने लेना, आप इस पे हमेशा बच के निकलते हैं ना, कामरान भाई से भी इस पे बात करें। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ फिर जरा काशिफ भाई से, और ये जो बात कर रहे हैं शादाब वाली, इस पर भी बात करते हैं। इस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी, खैर हमारे यहाँ है ही क्या, जब टीम हारेगी तो कंट्रोवर्सी करेगी, बिकता भी वही है। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। काशिफ भाई, इंटरव्यूज देना, कंट्रोवर्सीज करना, टीम हमारी वर्ल्ड कप में अभी भी 3 मैचेस पड़े हुए हैं टीम के, हमारी टीम तो कहीं ना कहीं फंसी हुई है। जहाँ पे इंग्लैंड हमें ऐसे कर रही है, नहीं वापस जाओ वर्ल्ड कप में, वो इंग्लैंड अपने आप को कह रही नहीं हम तो जा रहे हैं बाहर, भाई तुम तो रुको कम अज कम। हम वहाँ पे इन चीज़ों में पड़ गए हैं यार, मैसेज नहीं दे रहे, मैसेज नहीं उठा रहे, ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा, इसने कॉल कर दी तो उसने ये कर, पता नहीं कौन सी बातें। नहीं, लेकिन आपका मतलब है कि हमारी टीम जो हार रही है इस वजह से हार रही है। हमारी टीम इस वजह से हारी क्योंकि हमारी प्रेपरेशन ही नहीं थी। हमारी टीम इस वजह से हारी क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंस जो है वो लीग्स क्रिकेट की, उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वर्ल्ड कप की, एशिया कप की इम्पोर्टेंस ही नहीं है। देखें बाकी कल आपने ख़ुद तो इतना ज़बरदस्त मुवाजना करके बताया कि पूरी दुनिया की टीमों ने प्रैक्टिस की, तैयारी की और तैयार होकर यहाँ पर पहुँचे, और 11 प्लेयर्स की तैयारी से नहीं आए, वो 20-20 प्लेयर्स की तैयारी से आए। एक टीम का आपने बताया कि वो कैप्टन के बगैर खेल रहे हैं और ज़बरदस्त खेल रहे हैं। हमने, हमारे चेयरमैन ने कल खुद आपके सामने एडमिट तो कर लिया कि भाई जो मैंने NOC दिया, अब वो कह रहे हैं गलती है, हाँ मैं वाकई हमसे गलती होगी, हमें NOC नहीं देने चाहिए थे। आपने आज रियलाइज़ किया। आपको मैं कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ कि PSL पाकिस्तान में हो रहा था, हसरंगा को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप से पहले नहीं खेलने दिया। उन्होंने कहा आप हमारे की प्लेयर हैं, आपको रेस्ट देनी चाहिए, आपकी कोई इंजरी ना हो जाए। दूसरा मैच था LPL का, नसीम शाह को हल्की सी निगल हुई उसके इसमें कंधे में, लेकिन उसने पूरा LPL खेला, उसने इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि वर्ल्ड कप में मेरे साथ क्या बनेगा, क्या प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमारी तैयारी नहीं थी। ब्लेम अब आप कुछ नहीं कह सकते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है कि हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमें तैयारी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि वर्ल्ड कप में हमने क्या करना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, किस किस्म की विकेटें होंगी, हमें क्या करना होगा, हमने क्या फेस करना है, हमें कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान का हमेशा से ऐसा रहा है। मुख्तलिफ चैनल्स पे हमारे पास क्रिकेटर्स बैठे हुए, अब वो बड़े हंसी मजाक से मजाक में कह देते हैं कि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, हम ये कर देते थे, हम वहाँ चले जाते थे। आप किसी दुनिया में कितनी क्रिकेट होती है, वहाँ कभी किसी क्रिकेटर को आपने सुना है कि उन्होंने ऐसी हरकतें करते हो? भाई वो क्रिकेट को लेते हैं शौक, पैशन और जिम्मेदारी के तौर पे। पिच रिपोर्ट प्लीज हमें सुनवाइएगा, पिच रिपोर्ट आ गई है, पिच रिपोर्ट भी सुनते हैं फिर उस पर। चले जी, ये थी पिच रिपोर्ट। उन्होंने कहा जी ये सीमर्स जो है यहाँ पे विकेट ले रहे हैं, 42 के करीब विकेट्स ले लिए सीमर्स ने। पिच में आज भी स्पिन का वो बता रहे हैं, बैटिंग भी ठीक ही है, स्पिन होगी तो फिर अफगानिस्तान क्या करेगी भाई? दोनों के स्पिनर्स अच्छे हैं, अफगानिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं और श्रीलंका के पास भी। क्या अफगानिस्तान आज मेरा ख्याल है उनका कामयाब तजुर्बा रहा। जो भी टीम कामयाब तजुर्बे को दोबारा से रिवर्ट नहीं करती, वो उसी तजुर्बे के साथ जाती है। और नूर अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसलिए उसको डेफिनेटली लेकर आएंगे। यार मैं काशिफ भाई, आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं यार, सुन मैं आपसे करता हूँ इस पर बात। हाँ जी इरफान भाई। नहीं सही है, मैं काशिफ साहब की बात से एग्री इसलिए करता हूं कि नूर की बॉलें बहुत अच्छी, हाफ ऑफ द विकेट उसने हर ओवर में 2 या 3 बॉलें पीछे मारी, हमने रिस्पेक्ट की। बाबा आपने रिस्पेक्ट दी, इसका मतलब कुछ था तो रिस्पेक्ट। अरे हमारी बैटिंग इतनी स्टैट्स बता रहा है कि उसने 4 विकेटें ली हैं, तो उसने 4 विकेटें ली हैं ना, वो आप बदल नहीं सकते। पड़ी हैं वो बहुत अच्छी बॉलें भी पड़ी, एक आध बॉल अगर ओवर में शॉर्ट पिच पड़ी है बहुत अच्छी पड़ी है। हर ओवर में आपको 2 बुरी बॉलें भी, एक बुरी बॉल मिलती है, लेकिन वो एक दो बॉलें ऐसी थी कि वो बैट्समैन को हिला रही थी, इतना बड़ा ब्रेक हो रहा था, बिल्कुल मुंह में से बॉल जा रही थी, स्लिप लगाई हुई है उन्होंने। तो आप सोच ले पाकिस्तानी बैट्समैन वैसे भी बहुत डर जाते हैं सर।
अब हैरान कुन बात है, हम स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलने वाले हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, इंडिया हमसे कोई भूली हुई जगह नहीं है। वहाँ पे अगर पाकिस्तानी बैट्समैनों की ये हालत है तो फिर समझ से बाहर है। और अफगानिस्तान वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और उनके स्पिनर्स कर रहे हैं, तो हमारे स्पिनर्स को साउथ अफ्रीका कर रहा है, आप देखें बाहर से अच्छा, आके। मैं इससे हट के ये जो 10 साल 15 साल या 20 साल पहले ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हुआ करते थे ये नहीं थे। क्रिकेटर्स जाते थे, पिच के मुतालिक इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होते थे। टू सम एक्सटेंट ठीक है, टीम सिलेक्शन की हद तक वो आपकी जरूर बात होता सही था, लेकिन प्लेयर जो है वो बहुत ब्रेव होते थे हमारे प्लेयर। ये शायद उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि प्रेशर क्या चीज़ है। यहाँ अच्छा ही था, आगे ही अजाब है। अभी 50,000 लाख का क्राउड बैठा हुआ है, शायद इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। कुछ इनके इंटरनल इश्यूज हैं, वो भी ओवरऑल मिला के टीम की परफॉर्मेंस तो हमारे सामने इतनी पैथेटिक रही है कि यकीन करें दुआ करने को भी दिल नहीं करता इनके लिए। डरे हुए ना सारे। कामरान भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज से पहले पिच रिपोर्ट ही इतना कंसर्न नहीं थी, कोई सुनता ही नहीं था। हमें अब सुननी पड़ती है भाई पिच क्या है, फिर उसके मुताबिक टॉस देखना पड़ता है, टॉस के मुताबिक फिर टीम देखनी पड़ती है और फिर फैसलों पे पूरा जाना पड़ता। अजीब बातें हो गई हैं इन चीज़ों से निकल के। अब इंडिया है, इंडिया को क्या परवाह हुई कि किसी ने टॉस जीता किसी ने टॉस नहीं जीता, मैच वो जीत गए। नहीं, बात आपकी एक हद तक सही है। ये है कि पिच रिपोर्ट जो होती थी, पिच रिपोर्ट अभी भी जो टीम है जो खेलने वाले हैं वो तो ना सुनते हैं ना देखते हैं। वो तो उनके पास पिच का एक्सेस होता है, वो अपना जायजा लेते हैं और उसी हिसाब से अपने फैसले करते हैं। ये काम तो शुरू से होता हुआ आया है, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया। लेकिन हाँ, ये एक पिच रिपोर्ट जो आ जाती है व्यूअर्स को बताने के लिए, ये इसको भी हो गया है, 10-20 साल हो चुके हैं, मतलब ये एक नॉर्म बन चुकी है ये। यार कामरान भाई ये बताएं, इतना बड़ा हवा है क्या पिच की रिपोर्ट आना? कोई बहुत बड़ा मसला हो जाता है? मतलब प्लेयर्स ने तो खेलना है यार, पिच जैसी भी हो। अब आप चले गए, आपने तो खेलना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन खेलने। नहीं, वो भी। और दूसरी बात ये कि ये पिच जो रीडिंग है, ये अजम्पशन ही होती है, ये गैस वर्क ही होता है। जब पिच के ऊपर बॉल नहीं पड़ता तब तक आप पिच के बारे में किसी कोई हतमी राय आप नहीं बना सकते कि ये पिच ऐसा खेलेगी। एक अंदाजा ही होता है। आप अपने तजुर्बों से वो बात कर रहे होते, जैसे कल के मैच की पिच की भी आप बात कर रहे थे, तो अंदाजे कुछ और थे और पिच दूसरी तरीके से थोड़ा सा खेला। तो ये तो बॉल पड़ने के बाद ही पता चलता है, इससे पहले आप सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। अरसलान, इसमें एक मैं आपको बात बताऊं, अगर ग्राउंड मैन जो है वो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा दे दे और उसके ऊपर रोल कर दे तो पानी जो है वो नीचे डैम्पनेस विकेट के अंदर चली जाती है और नीचे रहती है। अब कोई नहीं बता सकता कि मॉइस्चर जो है विकेट के अंदर 50% है, 40% है, 30% है, वो कुछ नहीं पता लगता। बिल्कुल उन्होंने बात सही की, एजम्पशन है। सिर्फ एक बात आपको विकेट से पता लग सकती है, क्रैक्स आप देखते हैं। नहीं, क्रैक्स अगर तो क्रैक्स जो है वाइड ओपन है तो इसका मतलब है कि विकेट सूखी हुई है। अगर क्रैक्स खुले हुए नहीं है तो इसका मतलब है विकेट जो है वो थोड़ी सी डैम्पनेस की तरफ है, थोड़ी कॉम्पैक्ट है। अगर क्रैक्स हैं तो विकेट जो है स्पिन लेगी, अगर क्रैक्स नहीं है तो इसका मतलब है बॉल सीधी रहेगी और बैटिंग के लिए थोड़ी सी साजगार होगी, इससे ज़्यादा नहीं। बॉल कितनी उठेगी, कितनी बैठेगी, कहाँ से क्या क्या होगा, ये आप नहीं बता सकते। कोई मैच ना खेले नहीं। और विकेट में कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो थोड़े डैम्प होते हैं, बॉल पड़ के वहाँ बैठ जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने हार्ड होते हैं बॉल पड़ के उठ जाती है वहाँ से। तो जो वेरिएशन विकेट के अंदर, डैम्पनेस विकेट के अंदर, ये विकेट का आप नहीं जज कर सकते। ये सारा गैस वर्क है, आपको पता नहीं है कि कौन सी जगह पर कौन सा स्पॉट है। सिर्फ ये एक दो चीज़ें जो आप बता सकते हैं और उसी पे ये एक्सप्लॉइट करती है सारी की। इसमें देखिए किसी ना किसी को तो एडवांटेज जाना चाहिए ना। आपके पास टीम में स्पिनर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं। अगर विकेट जो है वो बॉलिंग नहीं है, बैटिंग विकेट है, तो आपके बैट्समैनों को तो परफॉर्म करना चाहिए। अगर बॉलिंग विकेट है तो बॉलर्स को तो परफॉर्म करना चाहिए। अब दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बड़ी मजे की चीज़ है कामरान ने शेयर करता हूँ। ज़हीर अब्बास साहब ने कहा ना हमारी शो में, कहा उन्होंने बड़ी उन्होंने यार बात सुना मेरी, ऐसे कह रहे यार अगर आप ये पिच स्पिन पिच है, आपके पेसर्स को मदद नहीं मिले तो स्पिनर कुछ कर लें भाई। अगर स्पिनर की पिच नहीं है और पिच सीमर्स की है, भाई सीमर्स कुछ कर लें ना। ये क्या बात हो गई कि आप कहें कि नहीं यार वो तो चूंकि स्पिन पिच थी ना तो इसलिए हमें मदद नहीं मिली, तो स्पिनर कहेगा यार मुझसे तो कुछ हुआ नहीं। कह रहे यार मैं नहीं, अगर बैटिंग है तो बैटर्स करें। ये बात बड़ी अच्छी, कॉम्बिनेशन है ना, टीम का कॉम्बिनेशन। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करते हैं तीनों हजरात के साथ। हो गया जी, टॉस जीत लिया है अफगानिस्तान ने। अब देखेंगे, अफगानिस्तान ने कहा जी हम पहले बॉल करेंगे और फील्ड का फैसला किया है, नूर को नहीं खिला रहे। उन्होंने कहा जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कामरान भाई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी पता लग गया अफगानिस्तान को, 2 मैचेस जीते, उन्हें पता लग गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने कभी बॉलर को खिलाना है कभी नहीं खिलाना। मतलब वो पिच देखकर, कंडीशन देखकर अपनी टीम सिलेक्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल में वो नूर अहमद को सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेके आए थे, उनके खिलाफ ही खिलाना था, क्योंकि अब शायद उनको ऐसी कंडीशन मिलेंगी नहीं कि जहाँ पे वो शायद 4 स्पिनर्स खिला सके। और मुझे नहीं लगता कि वो इस पोजीशन में कि मुजीब या राशिद में से किसी को ड्रॉप करें, नबी को भी नहीं कर सकते, तो नूर को अभी मेरे ख्याल में जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कौशल मेंडिस भी ये कह रहे हैं कि हमने बैटिंग ही करनी थी इन एनी केस। तो देखते हैं अभी किसका फैसला ज़्यादा सही है। हाँ, मेरा ख्याल है श्रीलंका का स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी बैटिंग ही है, और श्रीलंका ने करके भी दिखाया है। अच्छी बैटिंग विकेट पर उन्होंने लंबा स्कोर किया भी है। 300 के प्लस लगा गए तो 300 अगर लगा गए श्रीलंका, तो श्रीलंका के लिए बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। और उनके लिए कुसाल मेंडिस का खेलना बड़ा ज़रूरी है। कुसाल मेंडिस हो गया, समर विक्रमा हो गया, ये दोनों प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और एंजुलो मैथ्यूज वापस आ गया है। अभी तक धनंजय ने कोई परफॉर्मेंस नहीं, धनंजय ने बड़ा परफॉर्मेंस इतना अच्छा प्लेयर है। निशांका बहुत अच्छा खेले, उसने एक आध मैच में अच्छी इनिंग्स शुरू की है। और अगर शुरू में वो और कुसाल परेरा, ये दोनों अगर अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दें, क्योंकि दोनों तेज़ खेलते हैं और पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा। और चूंकि अफगानिस्तान ने दोनों पेसर्स रखे में, तो श्रीलंका जो है ना ज़्यादा कंफर्टेबल है अगेंस्ट पेसर्स, मैं तो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। देखिए ना, दोनों टीम्स ने 5 मैच खेले, 4 पॉइंट से दोनों टीम्स के, दोनों के लिए ऑप्शन खुला है सर आगे। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन दोनों के लिए नहीं है, दोनों के लिए खुला है भाई। ये आगे की तरफ जा सकते हैं, सेमीज की तरफ जा सकते हैं। अभी भी हर कोई टीम अभी सारी टीमें जा सकती हैं। अब कोई टीम अभी ऐसी नहीं है कि जिसको आप बाहर हाँ, एक इंग्लैंड की टीम ऐसी है जो वर्ल्ड कप के उससे बाहर निकल गई है। अदरवाइज सारी टीमों के पास अपॉर्चुनिटी है, सारे जो अभी लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। यही मज़ा है इस टूर्नामेंट का, कि टूर्नामेंट में देखते हैं कि आगे कौन सी टीम जाती है, कैसा बनता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। न्यूजीलैंड भी 2 मैचेस हार चुकी हुई है, ये याद रखें आप। लेकिन चूंकि उनका रन रेट उनका बेहतर है, इस वजह से उनके पास वो एज, उनके पास वो हासिल है। तो अभी देखते हैं, अभी टूर्नामेंट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन ये है कि पॉजिटिव इंटेंट नज़र आती है हर टीम की तरफ से। अफगानिस्तान की पॉजिटिव इंटेंट नज़र आ रही है, श्रीलंका की भी पॉजिटिव इंटेंट नज़र आ रही है। तो अब देखना ये कि आगे क्या चलता है। और सबकी है यार, आप ये ना कहेंगे पाकिस्तान की पॉजिटिव इंटेंट नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान की पॉजिटिव इंटेंट है। सुनने में अच्छा लगता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम अच्छा मैच हारे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा मैच हारे। हम एक अफगानिस्तान के साथ एक ऐसा मैच था जो कि बिल्कुल वन साइडेड हो गया था, हम कुछ भी नहीं उसमें कर सके। मैं समझता हूँ उसमें अफगानिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपनी शिकस्त से सीखा था। याद है आप कह रहे थे कि बिल्कुल काम एंड क्वाइट है, कोई शोर हल्ला गुल्ला नहीं। तो ये अच्छा है यार, ये देख इवॉल्व हो रही है क्रिकेट, और बेहतर हो रही है। जितनी ज़्यादा क्रिकेट प्लेइंग नेशंस आएंगे, उतना ज़्यादा एक गेम का जो है मज़ा, चस्का ज़्यादा लगेगा ना। एक ज़माना था 3-4 टीमें ऊपर की टीमें होती थी, पता था इन चारों ने जीतना है। अब वो पूल बढ़ता जा रहा है ना, मज़ीद पूल बढ़ेगा। क्या कहते हैं जिरफान भाई? अफगानिस्तान लकी रहा, आज टॉस जीता है, उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। मेरा ख्याल है नूर को ड्रॉप करके उन्होंने गलती की है। फॉर्म में थे, एक अच्छा जेल हुई थी टीम, और नूर उनका ट्रम्प कार्ड थे, और उन्होंने मेरा ख्याल है ना खिला के उन्होंने गलती की है। लेकिन वो कंडीशंस को उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने फैसला किया। अगर लेकिन बहुत इम्प्रूव किया है। मैं देखिए, मैं ये कहता हूँ, अभी कामरान भाई से भी पूछूंगा, आपसे भी यही बात सर, ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो, टीम अपने मुल्क में प्रैक्टिस भी ना करती हो, टीम के क्लब क्रिकेट भी ना ढंग से हो रही हो, और टीम आए और 2 बड़े वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दे, यार बहुत बड़ी बात है। कुछ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके इस टाइम राशिद है, नबी है, ये लोग, इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल लीग्स खेले हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने, अपनी परफॉर्मेंस से बनाया, ऐसे क्यों खरीदेगा कोई, किसी को क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनके अंदर पोटेंशियल था, इसलिए उनको लेके गए। दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी थी, अफगानिस्तान को लेके आना था। अच्छा है हमारे रीजन में एक बड़ी टीम सामने आई है, 4 टीमें हो गई हैं, 5 हो गई हैं, होती जा रही है सर। बिल्कुल सही। और अफगानिस्तान में आपको बताऊं कि उनको सबसे जो बड़ा एडवांटेज है, उनकी जो फिजिक है वो बिल्कुल रेलेवेंट है क्रिकेट के लिए, जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आप देखिएगा कि बांग्लादेश को जितना टाइम लगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना आप मनवाने के लिए, नजर आ रहा है, और अफगानिस्तान को उससे बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। अल्लाह करे चीजें ठीक रहे उनके डोमेस्टिक। बांग्लादेश ने तो एक ही बार हरा दिया था ना वर्ल्ड कप में, वो भी ने हराया क्या। कामरान भाई, यही बात आपसे कि टॉस जीतने का फैसला भी ठीक था, फिर दूसरा अफगानिस्तान का पोटेंशियल अब दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, काफी अरसे से बढ़ रहा है। और देखिए, पाकिस्तान को भी जो उन्होंने मैच हराया है, वो कोई अपसेट उस तरीके से नहीं था। आपको वो मुसलसल वार्निंग दिए जा रहे थे। 2018 में एशिया कप में शेख मलिक ने आपको आखिरी ओवर में बचाया, 2019 में वर्ल्ड कप में इमाद और वहाब ने आपको बचाया।
फिर उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप है 2021 का, उसमें आसिफ अली के छक्के, फिर 2 मैचेस में नसीम शाह। तो ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ नोवेयर वो आके और उन्होंने कोई आपको मैच हरा दिया तो कोई अनयूजुअल या अपसेट थी। और इसीलिए शायद इस दफा जिस तरीके से वो खेले थे वो बहुत काम उन्होंने चेस की थी, उस चेस के अंदर कोई ऐसी बेचैनी नजर नहीं आई। और पाकिस्तान की तरफ से गलती हुई कि उन्होंने पैनिक करवाया नहीं। अगर पैनिक करवाते तो ये पाकिस्तान का चांस बन सकता था। लेकिन अफगानिस्तान की साइड, ये जो आप जो बात कर रहे थे, ये प्लेयर्स काफी अर्से से साथ खेल रहे हैं। तो कभी कभार होता ही है कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आपके खेल रहे हो तो फिर पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है वो इतना मैटर नहीं करता। वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके खेलना उनको आ चुका होता है, टीम स्पिरिट बन चुकी होती है, जो अफगानिस्तान में भी नजर आ रही है और यही थोड़ी सी चीजें हमें नेदरलैंड्स में भी नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जी ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे। नेदरलैंड्स ने भी बांग्लादेश को वन साइड मैच हराया, तो नेदरलैंड भी वहीं खड़ी है जी, साथ साथ कोई बख्श नहीं रहा है, सारे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमें ये नहीं अब सोचना कि भाई ये जो टीम्स क्वालिफायर करके आ गई हैं ये तो शिकार है हमारा। इनको बस जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो इस टाइम बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे नवाज को आई डोंट नो क्या हुआ, वो स्पिनर्स हैं हमारे। मुझे लग रहा है नवाज को हमें कहीं और खिलाना पड़ेगा किसी और टीम से, उनको भी तो पता रेलवे ग्राउंड में कि क्या करता है वो। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर भी बात करते हैं। तो मैक जी बात कर रहे थे अपनी गलतियों से सीखने के हवाले से। भाईजान हमने तो जो गलती की वो नवाज वाली थी, नवाज की जगह उसामा मीर या अच्छा। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, ये भी याद आ गया मुझे, ये जो वो मामला कॉन्कशन रिप्लेसमेंट वाला हुआ, वो आए उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसामा ने रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, जबकि अपने मौका मिला था तब वो उससे बॉल नहीं हो रही थी। रिप्लेसमेंट शायद प्रेशर नहीं था उस पर। देखिए जो मैच होता है उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं ये डिपेंड करता है। आपके माजी के स्टैट्स बहुत अच्छे हों, ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन सिचुएशन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये सारा कुछ है। अब उसामा मीर उस वक्त परफॉर्म कर रहा था, वो आउट भी कर चुका था। मुझे लगता था कि कैप्टन को उसामा को लेके आना चाहिए था नवाज की बजाय, और अगर नवाज को लेके ही आना था तो उसको थोड़ा पहले इन्फॉर्म करते, वो कम से कम वार्म अप होता है। हमारे बॉलर्स ने ऑफ साइड द स्टंप ज्यादा बॉल किए, अगर वो मारते ना टेल एंडर्स को यॉर्कर शॉर्कर तो कहां उतर जाता। आप विकेट के बीच में कम से कम 3 स्टंप्स के बीच में बॉल करते ना, यॉर्कर के लिए तो जोर लगाना पड़ रहा था। मुझे लग रहा है इनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है जोर लगाने वाली, बाउंस की यॉर्कर के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है ना। एटलीस्ट आप विकेट के बीच में बॉल तो करें, 3 स्टंप्स में रिस्क तो लें। टेल एंडर खेल रहे हैं, वो बॉल बीट हुई तो या पैड पे या विकेट पे है, लेकिन बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है, बॉल लेग स्टंप से बाहर जा रही है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है मेंटली स्ट्रांग नहीं थी। और दूसरा कैप्टन की जो डायरेक्शन थी वो भी ठीक नहीं थी, फील्ड प्लेसमेंट बॉलर्स को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आप सिली लें, आप क्लोज फील्डर रखें, ऊपर चढ़ाएं, क्यों आप इतना डिफेंस पे गए हुए? आपके 10-11 रन हैं, आपने आउट करना है, तो आउट करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी जरा एग्रेसिव होनी चाहिए थी। और कैप्टन का बिल्कुल रोल नजर नहीं आया उस दिन। बिल्कुल रोल तो लगा यार कि बहुत बेहतर की है कप्तानी पहले के मुकाबले में, उसने ट्राई भी की, इफ्तिखार को भी ट्राई किया, फील्ड प्लेसिंग में भी, लेकिन कुछ अब जब बॉलर ही ना करे तो वो अब यॉर्कर तो नहीं करवा सकता, या ये तो नहीं कर सकता कि वो खुद जाके पकड़ ले बॉल के। भाई देखिए कप्तानी ये नहीं है कि एक जगह पे जहाँ पे कैच चला गया उसके बाद वहाँ पे फील्डर खड़ा किया, पहले स्लिप लेनी चाहिए थी। उसको पता है फास्ट बॉलर है, सीधा शॉट नहीं खेल सकता, एज लगेगा, दाएं बाएं बॉल लगेगी, तो वो उसको 2-3 जो पॉकेट से वहाँ पे उसकी प्लेसमेंट करनी चाहिए थी, जो बाबर का मुझे पर्सनली उस तरह का रोल नहीं नजर आया। इसलिए वो आपको दिखाई दिया है क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी जिसमें पाकिस्तान हावी हुआ था, बॉलर्स ऊपर चढ़े हुए थे, तो उस टाइम बाबर की इंस्ट्रक्शंस मैटर नहीं करती। और जो फास्ट बॉलर्स है वो इतना सुनते भी नहीं, आपको पता है ना, वो टेम्परेचर इतना ऊपर गया होता है, उन्होंने अपनी मर्जी से बॉल करनी होती है। आप चाहे 10 बंदे जाके उनको इंस्ट्रक्शंस दें, जब वो दौड़ता है तो उस टाइम उसने अपने जहन के मुताबिक बॉल करनी है। तो कप्तान की उस टाइम इतनी चलती नहीं है, मेरा ख्याल है। जी काजी भाई देखें, बात यह है कि सारी पोस्ट मैच डिस्कशंस है। अगर आप प्रैक्टिकली मैच देखें तो जब मिलर और मार्करम, आपका मैच इसीलिए तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। देखें जब पोस्ट मैच के बाद हमने फिर प्री भी करना। देखें जब मार्करम और मिलर खेल रहे थे उस वक्त लग ऐसा रहा था कि बहुत आसानी के साथ साउथ अफ्रीका ले जाएगा, लेकिन एक मिलर के आउट होने के बाद प्रेशर एग्जर्ट किया कैप्टन ने उनके ऊपर। आपने हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को स्पेल दी और उन दोनों ने डिलीवर भी किया, और एक मौके पर गेम ऐसे मुकाम पर आ गए कि एक विकेट जो है आगे पीछे कर देनी थे सारा काम को, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा फाइट किया।
मैं समझता हूँ यहाँ पर DRS ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, लेकिन आप हमेशा, आप जब भी ऐसा क्रूशल क्रंच टाइम है, हमेशा आप रिकग्नाइज बैट्समैन या रिकग्नाइज बॉलर को अप्लाई करना चाहिए। हाँ। कभी भी आपको मीडियोकर को या आप जो है ऑलराउंडर को अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। वहाँ पर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड बॉलर था इन द फॉर्म ऑफ उसामा मीर, और वो डिलीवर कर रहा था, विकेटें ले रहा था। आगे पीछे रोककर वसीम जूनियर का रख लेना चाहिए था फॉर्म में यार, अगर आप वो रख लेते, देखें, अगर आप वो रख लेते तो मैच पहले खत्म हो जाता। एग्जैक्टली, क्योंकि मैच तो बिल्कुल फंसा हुआ था। वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और लेकिन आप क्रेडिट यहाँ पर दें उसको, महाराज को भी क्रेडिट दें। केशव महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से रोक के गेम को आगे लेकर गया, और गेम को बिल्कुल आखिरी मौके तक लेकर चला गया। लेकिन ये है कि जब आप 1 विकेट से जीत रहे होते हैं, 2 रन से जीत रहे होते हैं, इसका मतलब है कि 19-20 का फ़र्क रह गया, अदरवाइज़ आप मैच जो है वो ख़त्म कर गए थे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ था? अब मैच 19-20 से फ़र्क हुआ। अब आप कह सकते हैं कि रविंद्रा ये कर देता या नीशम रन आउट ना होता तो मैच बदल जाता, लेकिन इसका मतलब है दोनों ने फाइट किया, आखिरी मौके तक लेकर गए, और ऐसा नहीं हुआ जो इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ हुआ। तो ये पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच अच्छा हुआ, पाकिस्तान लड़ा। हम यही चाहते थे कि पाकिस्तान लड़े, फाइट कर। देखिए 270 साउथ अफ्रीका ने भी गेम को रीड किया हुआ था, वो भी देख रहे थे कि 4 ओवर्स हैं, 2 रऊफ के हैं, एक दोनों का ओवर है, तो वो भी चाह रहे थे किसी तरह ये ओवर गुजरे, क्योंकि बॉलें देखिए बहुत पड़ी थी, 5-6 ओवर्स पड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि हम ही उनके ऊपर चढ़े हुए थे और हमें लग रहा था वो डरे हुए नहीं थे, वो भी चाह रहे थे किसी तरह ये ओवर गुजरे। तो वो इस पे कामयाब हुए हैं काफ़ी हद तक। मेरा ख्याल है वो विकेट, उनको पता था कि 2 ओवर बाद 1 विकेट गुजर गई, फिर अगर गिर गई तो फिर भी हमारे पास 1 विकेट है, 4-5 स्कोर है, वो किसी भी वक्त आगे जो और दूसरी बात है, साउथ अफ्रीका के लिए 270 रन को आपने डिफेंड करना बहुत बड़ी बात है। कामरान भाई 270 रन को जैसे डिफेंड किया, जो टेक्निकली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें एडअप करें ना, क्या मामला रहा नवाज वाला? मुझे लगता है कि हम लोगों को ना थोड़ा सा कुछ ये सोचना पड़ता कि यार इसके ओवर कहीं पहले ले जाते, ख़त्म कराते, या बीच में कोई एक आधा ओवर जहां मौका मिल रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, नवाज को करवा देते, ख़त्म कराते, ओवर रख लेते, या तो वसीम जूनियर का या फिर किसी ना किसी एक का, शाहीन आरिफ को, कोई एक ओवर किसी तरह मैनेज करना। ये तो पड़ता ही है कैप्टन को, ऐसा तो करना ही पड़ता है। नहीं अरसलान, आप अगर आपने रख के देखे थे ना, ओवर्स बजा के देखा था ना अफगानिस्तान वाले मैच में, तब तक मैच ही नहीं रहा, मैच उस वक्त तक का खत्म हो गया था। और दूसरी बात ये कि नवाज वहाँ पे डिसीजन सही था कि आप अपने पेसर्स के साथ गए और आपको विकेट्स मिल गई थी, उसामा ने आपको विकेट दे दी। लेकिन उसामा का जो मसला चल रहा है वो सामने ही है कि उनकी लेंथ का काफी मसला चल रहा है। जब आपके पास ज्यादा रन थे, चले 20-21 रन थे, तब आप एक बाउंड्री अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जब 5 ही रन रह गए तो वहां पे नवाज को ओवर देने का तो मेरे ख्याल में फैसला सही था, क्योंकि आपका जो फिंगर स्पिनर है वो कंट्रोल ज्यादा देता है। लेकिन नवाज ने बॉलिंग सही नहीं की, और जो कि मैच खत्म होने के बाद जो बाबर का जो रिएक्शन था उससे भी लगता है। लेकिन मैं उधर तक भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना मैच चला गया, 3 ओवर स्पिनर्स के ऊपर तो मैच नहीं बनना था। मसला ये है कि जो आपके तीन पेसर्स जो हैं, जब उनको आपको टेल एंड को बॉलिंग करनी पड़ी, तो वो टेल एंडर्स को बॉलें ऑफ स्टंप के बाहर खिलाते रहे। हाँ, वहां पे उनको विकेट्स के अंदर करते हैं, जो हमने पहले भी देखा है। टेल एंडर है, आपको स्लोअर बॉल करेंगे, विकेट भी मिल गई, हारिस को भी विकेट मिल गई, वो मिस टाइम भी कर रहे हैं। जो आपने बॉल की उस पर या तो वो आउट हुए या पैड पे लगी है, कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। इतने पेस के ऊपर आप जान लगाए जा रहे हैं, ऑप्शन के बाहर वो बीट हो रहे हैं, उससे आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा। ठीक है, आप कभी फुटवर्क डिस्टर्ब करने के लिए आप करते हैं, लेकिन हम तो इस तरीके की मतलब पेसर्स ने वहां पे बॉलिंग ऐसी की जैसे टेस्ट मैच के अंदर किसी टॉप ऑर्डर बैटर को बॉलिंग हो रही। वहां पे ये टेक्निकल मेरे ख्याल में थोड़ी सी चूक हुई है कि वहां पर विकेट में ज्यादा गेंद करनी चाहिए। कामरान भाई, चलिए आपका ज़रा एक कमेंट रह गया था, बल्कि वो मिस हो गया मुझसे। ये बताएं सर, ये जो गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं, क्या इससे बेड़ा गर्क ही हो रहा है? फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा। किस आपकी नज़र में क्या हो रहा है और क्यों हो रही है ये? एकदम से वर्ल्ड कप के बीच में ही शुरू हो गए सारे बोर्ड समेत। वो इसलिए शुरू हो गए क्योंकि 5 नवंबर करीब है। हाँ, जितनी जाने का टाइम करीब है। 5 नवंबर जितनी करीब आती जाएगी, तो ऐसी आप स्टंट्स जो हैं अभी आप और मजीद देखेंगे, क्योंकि
आपने पहले तो आप इस चक्कर में रहे, आप लोगों को ये भी नहीं कह सकते कि मैं आया हूँ तो बेख्तियार आया हूँ, और मैंने बेख्तियार ना मिलने के बावजूद मैंने चीफ सेलेक्टर अपॉइंट कर दिया है। वो आपने किस बेसिस पे किया? और उसके बाद आप अपॉइंट करने के बाद कहते हैं कि हमने फुल अथॉरिटी दी, और जब आपने फुल अथॉरिटी दे दी तो फिर अब आप किस बात का सवाल कर रहे हैं? अभी तो वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ और मेरी टीम बाहर भी नहीं हुई टेक्निकली। तो आप अपने आप को एक खुद एक फासला इख्तियार करके कि ये हमारा नहीं है, इनका डिसीजन था, और उसके बाद सबको कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट करें, तो कोई बात समझ में नहीं आती। ये अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ है इनका, और जो इन्होंने कारनामे अंजाम दिए आने वाले वक्तों में जब इनसे सवाल जवाब होंगे तो ये उसकी बात करना चाह रहे हैं। और अभी ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाए तो अभी बहुत सारी चीज़ें आनी है, क्योंकि खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप पे और अनाड़ियों का फोकस कहीं और। आप कहते कहते रुक गए, वैसे जो बात आपने कहीं और बतानी होगी अपने आर्टिकल में, वो कहते कहते रुक गए कामरान भाई, कुछ बता। नहीं, मैं नहीं रुक गया अरसलान। बात ये है कि देखिए, ये इंतहाई जिसे कहना चाहिए ना, क्या अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करें कि जैसे चेयरमैन या आपको कोई इख्तियार दिया जाता है, आप घर के बड़े होते हैं। हाँ, ये वो घर का बड़ा है जो कि इस वक्त इन हालात में और चुन चुन के आप मीडिया के ऊपर आके आप चलिए, आप एक स्टेटमेंट आ गया, आप मुझे ये बताइए कि आपने इतना बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट किस लिए खड़ा किया हुआ? वो कहाँ है? वो ये स्टेटमेंट देता है ना कि सब कुछ बाबर ने किया है। नहीं, देखिए, अगर मीडिया की एक रिपोर्ट है ना, और इससे पहले कौन सी कितनी सच्ची और झूठी खबरें, कितनी चीजों के ऊपर आपने मीडिया के ऊपर आके जो है उसका जवाब दिए। बिल्कुल ठीक। आप आके उसके ऊपर जवाब दे रहे हैं, और आप क्या दिखा रहे हैं उसके ऊपर? वो कहते हैं ना कि इतनी डेस्परेशन के आप व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ये वैसे बहुत बुरी अभी तो नहीं, वो बुरी हरकत तो है, और उसके बाद उससे ज्यादा अहम जो चीज है, अगर पता नहीं आपने देखी नहीं, कि वो जो होस्ट है वसीम बादामी, मुझे नहीं पता कि नाम लेना सही है या नहीं है, लेकिन उन्होंने रात को 2:30 बजे एक थोड़ा सा इकरारनामा भी उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, कि उनको भी रियलाइज हो गया कि वो गलती हुई है उनसे, और उन्होंने साफ उसके अंदर नाम लिया है कि ये जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने मैं कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ आप इसको चला दें। तो गलती तो उनसे हुई, लेकिन आपकी बात नहीं हुई भी। वो जिन दो अशखास के बीच में बात हुई भी है, सलमान नसीर के और बाबर के बीच में, आपने किस हैसियत में आपने वो मैसेज जो है वो पब्लिक की है? अभी इसके जो रिपरकशंस अच्छा, मजे की बात है, मैंने वो मैसेज पहले देखे थे कामरान भाई, ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन वो मैसेज मैंने पहले देख लिए थे इस कंट्रोवर्सी से, और मैंने कुछ दोस्तों को बताया भी था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाबर ने कोई ना मैसेज ना कॉल किया। बाबर का मैसेज अगर आप देखें तो वो यही था ना कि क्या हुआ, मैंने तो कोई नहीं की, मैंने तो ना कॉल की है ना ये मैंने देख लिया। फिर उसको पब्लिश करना या पब्लिक करना, ये तो बड़ी अनइथिकल। आपने बहुत अच्छा वैसे ये पॉइंट उठाया कामरान भाई। ब्रेक, फिर आता हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। चलिए जी, वेलकम बैक। ये चीज़ों के कमेंट सबसे हो गए, और कामरान मैंने तो काफ़ी खुलकर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बता दी। अब वापस आते हैं जी, क्या करना है बांग्लादेश के खिलाफ आपने इरफान भाई? बांग्लादेश के खिलाफ तो मुझे लगता है कि हमें टॉस अगर जीते तो बड़ा टोटल करें, उनको प्रेशराइज करें। ये ऐसी स्ट्रेटजी के साथ ना जाएं कि टॉस जीत के उनको बैटिंग दी, कम टोटल के ऊपर आउट करें और फिर उसके बाद मैच जीतने की कोशिश ना करें, थोड़ा इम्पैक्ट लेके आएँ। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करूंगा कि हमारे यहाँ ऊपर की जो 3-4 बैट्समैन हैं उनके अंदर बॉलिंग की स्किल्स नहीं है। ख़ास करके मोहम्मद हफीज़ जो बड़ा डिफरेंस लाते थे टीम के अंदर, 10 ओवर करते थे, फिर वो बर्डन कम हो जाता था नीचे, जिसको मार पड़ी, किसी के 3 ओवर कम हो गए, किसी के 4 ओवर कम हो गए, तो इस तरह 3 बॉलर के ऊपर से प्रेशर उतर जाता था। ऊपर का एक अच्छा बॉलर था इमाम, सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन है, अच्छा फील्डर भी नहीं है, अच्छा कैप्टन भी नहीं हो सकता किसी स्टेज के ऊपर, आई डोंट नो, लेकिन अभी लग नहीं रहा। और बॉलिंग कम से कम आपको 2-4 ओवर तो करना ही चाहिए। फ़खर ठीक करता है ना, देखें सारे बैट्स, अच्छा फ़खर बॉल फेंक लेता है लेकिन स्किल्स नहीं है बॉलिंग के। अभी जो बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन है अब्दुल्ला शफीक, बिल्कुल बॉल नहीं कर सकते। हमारे जो कैप्टन है बिल्कुल बॉल नहीं कर सकते। सऊद बहुत अच्छी करता है, लेकिन सऊद से कराते नहीं है। सऊद से करवाते नहीं है। सऊद की पर्सनालिटी में भी वो इम्पैक्ट नहीं है। वो होता है ना कॉन्फिडेंस, बंदा कहता है छीन के लेता है, नहीं यार मुझे दे, मैं कर सकता हूँ। वो बस मुझे लगता है डरा डरा ग्राउंड के अंदर। हाँ, हफीज देखिए, इस तरह का हमें 1-2 बंदे चाहिए। और ये कोई ऐसी स्किल्स नहीं है कि आप सिर्फ बैटिंग करते हैं तो बैटिंग ही कर सकते हैं, आप बॉलिंग के अंदर भी आए। दुनिया में बड़े बड़े नील जॉनसन आप देखिए,
क्या बात, अटैक बॉलर, ओपनिंग बैट्समैन भाई, बैट्समैन, यानी टीम के अंदर ओपिनियन भी उनका मैटर कर रहा, फील्डर भी अच्छे, तो ये तो स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे अगर आपने कम्पीट करना है। अगर वैसे ही आपने बैटिंग में 50 करके अपनी बारी सेव कर ली अगले मैच के लिए, तो फिर खेलते रहे ऐसे ही, मैच नहीं जीतेंगे आप। क्या कहते हैं जी काशिफ भाई? पहली बॉल हो गई जी, 2 बॉल हो गई, 1 रन बना है निशान का, और करुणा रत्ने क्रीज पर मौजूद है, मुजीब कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया। वैसे पता क्या, मेरा नज़रिया और है, मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास ऊपर के जो 5 बैटर थे ना, वो प्योर बैटर्स होने चाहिए, उनका रिलायबिलिटी 100% उनकी बैटिंग के ऊपर होनी चाहिए, और 5 मुस्तनद आपके पास और सही आनी चाहिए। आपके पास लग्जरी है ना, आपके पास इफ्तिखार ऐसा बैटर है कि जो बॉल कर सकता है, और हमने कई मैचेस में देखा कि 4 ओवर्स ने बहुत अच्छे किए इफ्तिखार ने, लेकिन चूंकि स्क्रिप्ट में नहीं था, 5वां ओवर उसको नहीं दिया गया। जिस दिन अटैक किया उस दिन भी उसने स्कोर कम दिया स्कोर। लेकिन इसलिए इन चीज़ों को, और उसके बाद ये कि एक आध आपके पास ऑलराउंडर हो, लेकिन फिर वो ऑलराउंडर हो प्रॉपर, और वो ऑलराउंडर को पता हो कि क्या वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब्दुल रज़ाक नहीं, प्रॉपर से मुराद ये है कि वो एक चीज़ उसकी परफेक्ट होनी चाहिए, और वो बैट भी साथ करे। बॉलिंग परफेक्ट हो तो बैटिंग साथ करे, बैटिंग परफेक्ट हो तो हल्की सी बॉलिंग भी कर सकता हो। आप ढूंढना पड़ेगा, आप ढूंढना पड़ेगा। पहले हमारे पास ये था कि शादाब बड़ा अच्छा बॉलर था, जो कि बैटिंग भी कर सकता था, फील्डिंग भी कर सकता था, बड़ा परफेक्ट ऑलराउंडर था, लेकिन पीएसएल ने उसको ख़राब कर दिया। पीएसएल में उसने तीसरे नंबर पर जाना शुरू कर दिया। इमाद जो था ना, वो परफेक्ट बॉलर था ना वो परफेक्ट बैट्समैन था, क्योंकि इमाद जो है शुरू के 2-4 ओवर कर सकता था, ऐसी बॉल जो कि थोड़ी अंदर आती थी गेंद, उसकी थोड़ी स्लाइड करती थी गेंद, उस पर टर्न, बिग टर्नर नहीं था वो, पुरानी गेंद को अच्छे टर्न नहीं वो कर सकता था। बैटिंग में भी बस ठीक है, गुजारा वो कर लेता। लेकिन इन सब प्लेयर्स को पीएसएल ने, मैं समझता हूँ, ख़राब किया, क्योंकि पीएसएल में इनकी पोजीशन ना इमाद की बनती थी तीसरे नंबर पर, ना शादाब की बनती थी। शादाब अगर पुरानी पोजीशन पे रहता तो वहाँ रहकर ज़्यादा बेहतर खेलता, अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करता। उसने बॉलिंग छोड़ के बैटिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया। यही प्रॉब्लम शाहीन शाह अफरीदी को भी पीएसएल पहुंचा रहा है। पीएसएल में उसने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेल के अपने आप को ऑलराउंडर समझने लग गया है, जबकि वो ऑलराउंडर नहीं है। अगर ऑलराउंडर बनना है तो अपनी बॉलिंग ना छोड़ो। उसने अपनी बॉलिंग की जो बेसिक आर्ट है उसके बाद उसको छोड़ना शुरू कर दिया, और हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था, उसको वापस बॉलिंग पे देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने शाहीन शाह अफरीदी का नीचे आके 25-30 रन कर सकता है अपनी जगह पे, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी क्यों नहीं कर सकता? नहीं, जरूर करे, लेकिन स्टार्क ने अपनी बॉलिंग तो नहीं छोड़ी ना। स्टार्क की बॉलिंग 145 से 130 पे तो नहीं आई ना। नहीं, हम उन्हें इसकी तो 130 पे आ गई है। आप छोड़ें, लेकिन आप यानी बिल्कुल इररिस्पांसिबल तो ना हो कि ये ऊपर के 5 बैट्समैन और नीचे एक विकेट कीपर की जिम्मेदारी है। आपके ऊपर भी मैच आता है, उस वक्त आप बिल्कुल रेत की दीवार साबित होते हैं। 5 प्लेयर्स 4 ओवर्स में आउट होकर वापस जा रहे होते हैं। कोई सेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं है टीम के अंदर। सर वो तो आपके ऑलराउंडर नवाज में नहीं है, हम इतनी बार उसको ऑलराउंडर कहेंगे। वो कामरान में ये जो ऑलराउंडर वाला मैटर और प्योर बैट्समैन वाला मैटर, क्या है बांग्लादेश के खिलाफ किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए? देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। बांग्लादेश के खिलाफ किस स्ट्रेटेजी से जाना चाहिए और ऑलराउंडर्स का। ऑलराउंडर्स तो आप देखिए, जब भी जो भी अच्छी टीम्स हैं उनके पास ऑलराउंडर्स की लग्जरी रही है। अभी आप इंडिया की अगर परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो उसके अंदर आप उनकी बॉलिंग और बैटिंग तो अपनी जगह पर रहने दें, लेकिन जो उनको बैलेंस मिला हुआ है वो पांड्या से और जडेजा से मिला हुआ है। अभी पांड्या अवेलेबल नहीं है तो उनकी बैटिंग थोड़ी थिन हो गई, क्योंकि बॉलर्स बिल्कुल ही वो नहीं करते। तो ये तो आपको कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा कि या तो आपके बॉलर्स एक्स्ट्रा बैटिंग करें या फिर आपके जो बैटर्स हैं वो एक्स्ट्रा बॉलिंग करें। अच्छा, यूजुअली जो बैटर्स के बॉल करने का थोड़ा सा फायदा ये होता है कि बॉलर की जो लाइवलीहुड है वो बॉलिंग ही होती है। सही। वो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो तो वो जल्दी अंडर प्रेशर आ जाता है। जो अगर बैट्समैन है और वो अगर थोड़ी बॉलिंग करता है तो वहां पे आप ये जा सकते हैं कि अगर इसको थोड़े रन भी पड़ जाएंगे, जैसे इफ्तिखार की सिचुएशन है। इफ्तिखार अगर बॉलिंग में नहीं भी करते तो वो इतना प्रेशर लेके या इतनी टेंशन लेके बॉलिंग नहीं कर रहे तो बॉलिंग भी उनकी बेहतर हो रही, वो फ्लाइट के साथ भी कर रहे हैं। जो हमारे बाकी जितने बॉलर्स हैं वो सारे पता नहीं टेंस इतने लग रहे हैं कि वो कभी पिच जगह पे नहीं हो रही, कभी 10,000 मसाइल हो रहे। तो ये तो खैर ऑलराउंडर वाली चीज है। बाकी जो लेकिन यार ऑलराउंडर कामरान भाई, वैसे अगर मैं आपसे बात करूं, है कौन हमारे पास डोमेस्टिक में? फहीम अशरफ का नाम मत लीजिएगा, उसके अलावा कौन है ऐसा? मुझे तो इतना कोई ऑलराउंडर का पता भी नहीं चल रहा कि कौन इतना बड़ा ऑलराउंडर है कि वो उसको हम ये कहें कि यार अच्छा, बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, साथ बैटिंग इसका इजाफी स्किल है। मुझे तो नहीं, ऑलराउंडर बनाने पड़ते हैं।
ऑलराउंडर आपको बने बनाए मिलना बहुत ही आप लकी हो तो तब होते हैं। अगर आप पांड्या को देखें, बेन स्टोक्स को देखें, इन सबको खिलाया गया, इनको टाइम एक दिया है गया। और जो आपके पास अब वो लग्जरी नहीं है कि आपके पास अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक रैंक के अंदर मौजूद हो, कि आपने अब्दुल रज़ाक को खिलाने के लिए आपने अजहर महमूद जैसा टैलेंट आपने साइड में कर दिया, अब आप ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा बड़ा रेयर होता है कि आपके पास किसी एक ही चीज, कोई एक कमोडिटी में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाए। आपको बनाना पड़ेगा, आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आपने फ़हीम अशरफ को लेके जाना है या उनको कैरी करना है, या आमिर जमाल है, जिस किसी को भी कैरी करना, उसको टाइम देना पड़ेगा। पांड्या भी ऐसे नहीं बन गए अभी। इस वक्त जो पूरी टीम, देखिए पूरी टीम का बैलेंस इस वक्त पांड्या के ऊपर खड़ा हुआ है। ऐसा ही है। वो हिलते हैं तो वो एक बंदे से रिप्लेस नहीं होते, आपको 2 चेंजेस करनी पड़ जाती है। ये बात ये बिल्कुल इम्पैक्ट ठीक है। है, ये बात आपकी तो बिल्कुल ठीक है। ये हमें जो है ना, ये फिर लग्जरी, तो जैसे हफीज हैं, उससे पहले आप चले जाएं आमिर सुहेल थे, तो उससे पहले आप और पीछे चले जाएं मुदस्सिर नजर थे। जब भी आपकी भी टीम ने जब अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपके पास एक ऐसा फ्लेक्सिबल या यूटिलिटी प्लेयर आपके पास टीम में होता था जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता था कि आप एक्स्ट्रा बॉलर खिला लें या एक्स्ट्रा वसीम एक्स्ट्रा अकरम बैटर करता खिला था लें। ये काम। बिल्कुल ऐसे। आमिर जमाल आपके पास है। आमिर जमाल 140 प्लस बॉल बड़ी करता अच्छी है, बॉलिंग कर रहा है। 140 प्लस हाँ, बॉल बहुत करता अच्छी है बॉलिंग। और बड़ा अच्छा हार्ड हिटर है और अच्छी स्ट्रोक अच्छा, उसका खेलता है। बैट सीधा है, वैसे मैंने देखा है। अच्छा, कासिम अकरम, उसके साथ तो अच्छा, सर, उसको तो कासिम हमने अकरम ज़ाया करके रहना है। बड़ा अच्छा हमारा बैट्समैन है, जबरदस्त सर, बैट्समैन है, जो उसको कि अंडर बॉल भी 19 कर का सकता हीरा है। है वो, लेकिन हम तराश नहीं रहे। नहीं तो फिर आप उसको बेचारे को उधर पीएसएल में भी बेंच पे बिठाए रखते हैं। उसकी फील्डिंग देखी है आपने, कितनी शानदार फील्डिंग करता है वो लड़का। कामरान मुर्तज़ा एक प्लेयर थे, उन्हें वेस्ट किया। कामरान मुर्तज़ा, जी जी, इसके अलावा घुमन थे अंडर 19 से आए हुए, उन्हें हमने उस तरह से पॉलिश नहीं किया, आगे नहीं लेके आए। सर हसीबुल्लाह को भी हम इस तरह पॉलिश नहीं कर पा रहे कि वो बहुत हसीबुल्लाह। अच्छा प्लेयर है। उसको बतौर बैटर और कीपर पॉलिश करे ना, देखिए वो ना, देखिए threat यही बन जाते हैं वो अब फिर। अगर आपका आईसीसी से जो रेवेन्यू आता है या पीसीबी खुद जो जनरेट करता है, अगर उसका 60-70% अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगेगा तो कैसे प्लेयर्स सामने आएंगे? आपको क्रिकेट फील्ड के अंदर खर्च करना है, ये जो रस्से अभी के इतनी भर्तियां हुई हैं सर पीसीबी में, आप अब देखें ना, उससे ज्यादा बेहतर था कि आप कोचेस, प्रॉपर कोचेस, पिचेस, इक्विपमेंट, बैट्समैन के लिए कुछ चीजें, कुछ बॉलर्स के लिए कुछ ऐसे कमाल की चीजें ले आते, एडवांसमेंट ले आते, तो कहाँ आपको बेस्ट कोचेज लाने चाहिए अपनी डोमेस्टिक के लिए, अपने अंडर 19 के लिए, अपनी ए टीम के लिए। देखें यहाँ जब आप लेके आते हैं नेशनल स्क्वाड में, यहाँ पर तो 3 मैचेस के बाद आपने हीरो बना दिया। हीरो ऐसा बनता है कि वो कहता है मेरे आगे को बोले ना, अब मैं हो गया, सब तो खत्म हो जाती है बात, ही खत्म हो जाती है। आपको यहाँ इस स्टेज के ऊपर, टीवी के ऊपर अगर आके कोई समझाए तो आप समझेंगे? नहीं। हम तो जैसे हैं, हमारी हड्डियां टेढ़ी हो चुकी हैं कि बच्चों को आपको ग्रूम करना पड़ेगा। आप देखें, इंडिया से आप कम्पीट करना चाहते हैं, वहाँ डोमेस्टिक में कौन इन्वॉल्व है? राहुल द्रविड़ इन्वॉल्व है, बड़े बड़े प्लेयर्स उनके सारे अब इन्वॉल्व मैं हमेशा ये कहता हूँ, कल भी हम बात करते हैं, मैं भी आप सारे लोग देखिए, जिन बच्चों को ट्रेन करके वो लाया अंडर 19 के टॉप प्लेयर्स, आज उनके साथ वो सीनियर में भी है। बिल्कुल शुभमन गिल, बिल्कुल, ईशान किशन, श्रेयस सैयद, और वो क्या जिनका एक्सीडेंट हुआ, नहीं एक्सीडेंट हुआ, वो विकेट कीपर पंत, एक्सीलेंट प्लेयर। ये सारे राहुल द्रविड़ की प्रोडक्ट्स हैं। अब ये आया और खुद भी साथ, आप ये अंदाजा आप लगाएं 2 कि मिनट के लिए बाहर शिखर निकाल धवन- दें। शिखर धवन बाहर बैठा हुआ, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं। टाइम ही नहीं। अच्छा अश्विन सर, अश्विन बाहर नहीं बैठा खेल हुआ। पा नहीं, आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर कर दें, उनकी टीम इससे बेहतर टीम बन के सामने आ जाएगी, कोई उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, 3-4 टीम्स क्योंकि कोहली को बाहर वो नीचे काम कर रहे हैं, वो नीचे काम कर रहे हैं, और हम खुदा वहाँ के काम लिए नहीं ये कर जो रहे। प्लेयर्स को रोल्स देते हैं ना, यानी उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर कहीं से किसी तरह ड्रिल करके ये भी डालें कि आपका एक रोल डिफाइन ज़रूर है, लेकिन जब एक सिचुएशन में जाते हो तो उसमें भी उसी रोल के मुताबिक नहीं खेलना, वो सिचुएशन के मुताबिक खेलना है। आप अफरीदी 15-20 साल, वो एक उसका एक रोल जो था वही था कि आपने जाना है, हिट करनी है। उस टाइम अगर आपको 5 बॉलों पे 25 चाहिए तब भी अपने रोल में उससे बेवकूफ़ी नहीं की कि उससे निकला नहीं, और ठीक है मेरा यही रोल है, मैं खेलूँ यही। बॉलिंग कितनी अच्छी कर गया, इंप्रूव कर गया। अगर उसकी बैटिंग नहीं थी तो वो बॉलिंग इंप्रूव कर गया। जब बैटिंग चल रही थी तो कहते थे बॉलर नहीं, लेकिन सर पहले उस तरह बैट्समैन तो हाथ साथी तौर पे जब बैटिंग चली तो कहते मैं बैट्समैन ऑलराउंडर हूं। किया कि मैं बैट्समैन ही बन जाऊं, ओपनर भी आया, वनडर, उसने फिर समझ ली इस चीज को, उसने क्या ठीक है मैं साथ देखिए वो टीम के लिए थोड़ा सा उन्होंने नुकसान किया है। जब उनकी बैटिंग चलती थी खुद को बैटिंग ऑलराउंडर कहते थे, जब बॉलिंग जरा क्लिक करती थी कहते थे मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ।
एंड में देखिए इंसान को खुद भी जज कर लेना चाहिए ना कि मैं इस टाइम कैपेबल हूँ नेशनल टीम में परफॉर्म करने के लिए, नहीं एज ए बैट्समैन। तो हमने देखा कि मीडियम पेसर से वो घबरा रहे होते थे, सामने शॉट नहीं लग रहा होता था, बच के पैडल स्वीप मार रहे हैं या फ्लिक खेल रहे हैं, तो इस तरह के शॉट खेल रहे थे। और जब बिल्कुल ही फेल हुए तो उन्होंने कहा नहीं मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। फिर वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने परफॉर्म किया आखिरी दिनों में, उसके बाद फिर उन्होंने बॉलिंग की तरफ ही ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक बट सर प्रॉब्लम इज दैट कि ही अचीव्ड समथिंग, इनमें से कोई अचीव करेगा ये जो बाकी है? बस वो एक मीडिया सेलिब्रिटी भी बन गए थे, उनको ड्रॉप करना भी जरा मुश्किल था, ये बड़ा रोल रहा मीडिया का। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा से अनप्रडिक्टेबल रही है। किसी एक एरा में आप ये नहीं कह सकते कि ये वो एरा है जिस वक्त हम कहते थे कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल कंसिस्टेंट है, अनप्रडिक्टेबिलिटी का टैग उसके से उतर गया है, कोई ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं रहा। हमारी बैटिंग कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रही, हमारी बैटिंग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही। बॉलिंग, हाँ बॉलिंग ने हमेशा हमें बचाया। ये पहला दौर आया कि हमें बॉलिंग की वजह से मार पड़ रही है, इसलिए आप सोचें, इसलिए हमेशा से ये बात करते हैं कि हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, फॉल्टी हमारा सिस्टम है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। इंडिया हमेशा से अच्छी टीम रही है, हमेशा से उनकी बैटिंग जो है सुपीरियर रही है, कभी किसी एरा में उनकी बैटिंग कमजोर नहीं रही। हमारी फिर आप इनकी लाइंस पे डिफाइन कर लेना, आपको 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान की परफॉर्मेंस ने बैटिंग में जिताया है, मेन बॉलर थे आपके आप जी। अब वो वन डाउन आके उन्होंने स्कोर किया, उन्होंने टीम को संभाला, हालांकि मेन अटैक बॉलर थे, बॉलिंग उनकी वीक रही उस फाइनल में। उससे पहले वसीम अकरम देखिए उन्होंने स्कोर किया, 7 बॉल किए। इस तरह अगर टीम की ये स्ट्रेंथ है तो इस स्ट्रेंथ को आप बढ़ाएं जरा थोड़ा सा, फिर अच्छे ऑलराउंडर्स ढूंढें, स्ट्रेंथ पर काम करें। चलिए जी ब्रेक से वापस आते हैं तीनों हजरात से। स्ट्रेंथ पर काम करना क्या मसला है हमारे लिए और हो क्यों नहीं रहा है? ग्रास रूट लेवल पर कोई बड़ा नाम जाके काम करने को तैयार क्यों नहीं है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जरा प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दें हम लोग। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, हशमतुल्लाह शहीदी, कैप्टन रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, इकराम अली खेल, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक, फजल हक फारूकी यानी फजल हक फारूकी, और इस वक्त जो नूर लास्ट टाइम खेले वो बेंच पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जनाब निशांका, करुणा रत्ने, मेंडस, समारा विक्रमा, अशालंका और धनंजय डी सिल्वा, एंग्लो मैथ्यूज़ और ठीकशाना, रजीता, जमीरा और मधुशंका। टीम तो बैलेंस लग रही है इस वक्त श्रीलंका की भी, और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं लग ही रहा है कि वो ज़रा खड़े होकर खेलना चाह रहे हैं और कुछ ओवर्स को ज़रा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या कहते हैं? जी ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल इसलिए रहे हैं कि उनको पता है बड़ा क्रूशल मैच है और उनके लिए जीतना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जीतेंगे तो अपनी वो विनिंग स्ट्रीक भी जारी रखेंगे और क्वालिफिकेशन फॉर द सेमीफाइनल को भी ज़िंदा रखेंगे। और उनको ये भी मेरा ख्याल है पता होगा कि 300 का हमने टारगेट लेकर चलना है। अब विकेट जो है शुरू में लग नहीं रही उतनी कंफर्टेबल, उतनी आसान, या शायद बॉलिंग ज़्यादा अच्छी हो रही जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप ये देखें कि स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर कर रहे हैं कि किस हद तक स्कोर जा सकता है? मेरा ख्याल है 270 से लेकर 300 के दरमियान स्कोर करेंगे श्रीलंका के। कर रहा है फजल फारूकी जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आपने देखा है शुरू में जो है उनको खेलना प्रॉब्लम हो रहा है, स्पिनर्स को भी खेलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और आप देखेंगे बॉल बहुत ज़्यादा ऊंची बॉल भी नहीं रही। देखें विकेट कीपर कहाँ कलेक्ट कर रहा है, बहुत नीचे झुक के कलेक्ट करना पड़ रहा है विकेट कीपर। बाउंस कम है, बाउंस का उस हिसाब से बाउंस जो है गेंद का वो नहीं मिल रहा इस विकेट के ऊपर। क्या इससे जब बाउंस नहीं मिले और बॉल बीच में आ जाए तो ये बहुत बड़ा टेंशन मामला। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप फ्रंट फुट पे जाके खेलें, आप बैक फुट पे कम से कम जाएं, फ्रंट फुट पे रहें, ताकि अगर आप मिस भी करें तो आपके पास चांस हो बचने का। बैक फुट पे चले गए, जिक्र कर रहा था, और उसने फ्रंट फुट पे आके और आपने देखा कि उसका बैट जो है आखिरी मोमेंट पे घूम भी गया, क्योंकि वो आपने बॉल प्रॉपर नहीं आई ना, ट्रू बाउंस नहीं है, जिसकी वजह से बैट आपका घूम रहा है मौके पर। अच्छा ये भी बड़ा मामला है। हाँ जी कामरान भाई, जिस तरह से खेल रहे हैं अभी श्रीलंकन, और लगता यही है कि लंबी इनिंग खेलना चाहते हैं। 10 ओवर के लिए ओपनर्स को खड़े होना बड़ा फायदा दे सकता है इस पिच पे, और फिर लंबा स्कोर शायद बाद में हो भी जाए। तो शुरू में तो नहीं लग रहा है इस पिच पे कि बहुत तेज खेल कर स्कोर होगा। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और मेरे ख्याल में अब जो पिचेस भी जैसी मिल रही हैं और जो बैटिंग अब स्ट्रेटेजी भी अब सब जो है वो वनडे के ग्रुप में आ चुके हैं। शुरू के मैचेस में तो जरा सा ये था कि ऊपर से तेज खेलने की तरह ज्यादा ही कोशिश दिखाई दे रही थी। कोई टीम उसमें कामयाब हो रही थी, कोई नहीं हो रही थी, सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन अब जो है ये जैसे कंस्ट्रक्ट करके जो इंडिया का भी जो टेम्पलेट है कि वो शुरू के 2-3 ओवर्स देखते हैं, उसके बाद वो टेक ऑन करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि निशांका ने रन्स किए हुए हैं
मेरे ख्याल में अभी 1-2 ओवर और देखेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट कर देंगे। अच्छा कामरान भाई ये बताएं मुझे कि हम जो अभी जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम जूनियर लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे जाकर काम क्यों नहीं करना चाहते, और इसका हमें कितना नुकसान हो रहा है उनके काम ना करने का? बड़े नामों की बात कर रहा हूँ जिन्हें काम बहुत आता है। देखिए, बड़े नामों की तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े तो नाम इतने हैं कि उनकी थोड़ी सी जो इज्जत नफ्स है वो भी जरा ज्यादा हो जाती है, और उनकी रिक्वायरमेंट जरा जरा ज्यादा हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने इसी लेवल के ऊपर बड़ा नाम बना लिया है, आप उनके साथ क्या कर? अब ये इमर्जिंग एशिया कप जीत के जो कोच आए थे आपके, मोहम्मद मसरूफ, जिनको बच्चों का डॉक्टर भी इसी वजह से कहते हैं कि उन्होंने जूनियर लेवल के ऊपर काफी काम किया, अंडर 16 अंडर 19 के ऊपर, और उनकी जो आप ट्रेन किए हुए काफी, जैसे आप अराउंड ब्रेविट की बात कर रहे थे, काफी बड़ी लॉट है, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो नसीम हो, शादाब हो, काफी प्लेयर्स हैं जो जो उनके साथ मतलब अंडर एज क्रिकेट के अंदर होके, और अब वो सीनियर टीम के अंदर आ चुके हैं। इमर्जिंग एशिया कप वो जीत के आते हैं, और उसके बाद अब वो मंदिर से ही गायब। हाँ, अंडर 19 हो रही है तो कहीं भी नहीं है, और आपने उनको ग्रेड 2 में आपने डाल दिया। तो मतलब अगर आपका ये पाथवे होगा, आपका प्लेयर्स का पाथवे नहीं है, आपका अगर इतना जो नीचे लेवल के ऊपर परफॉर्म करने वाले कोच का ये हाल है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सीनियर क्रिकेटर इस लेवल पे आके आपके साथ काम करने को तैयार हो? द्रविड़ के हम एग्जाम्पल तो बहुत देते हैं, लेकिन अब आप देखिए ना कि वहां पर उन्होंने पाथवे प्लेयर्स के लिए भी कितने क्लियर किए हुए हैं, और इस तरह के कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ के लिए भी कितने क्लियर किए। आपकी इस बात से तो मैं वहां इसलिए भी जाकर अग्री हम कामरान नहीं। भाई कि आप ये देखें कि वहां पर जो उनका चेयरमैन या हेड है जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी पोजीशन पर है, बाकी काम उनके डायरेक्टर शायरेक्टर मैनेजमेंट अमला कोचेस यही कर रहे हैं। वहां पे सारा कुछ वो खुद करते हैं, कोई आए कोई जाए, वहां के बोर्ड को फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, कुछ काम करते हैं उनके, जय शाह साहब के काम भूल गए आप शायद। हाँ नहीं नहीं, जय शाह साहब का वो काम तो वो उनके करने का भी है ना, वो बेड़ा गर्क करने का काम तो हाँ, उनके पास सौंपा ही उनको इसीलिए क्या है ना, वो ऊपर के काम करते हैं ना, मतलब मैं ग्रास रूट लेवल और इन चीज़ों पे, प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ते वो। नहीं, स्टेबिलिटी है ना वहाँ पे, और ऑर्गेनाइज हो चुका है वो, प्रोफेशनलाइज हो चुकी है वो, क्योंकि एक तो आईपीएल से उनको फायदा ये हुआ कि वो सिर्फ जो है वो इंडियंस को डील नहीं करते, वो इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी को डील कर रहे होते। तो खैर उसमें भी उनकी अभी कुछ चीजों के अंदर एरोगेंस भी है, लेकिन फिर हर जगह पे अच्छे अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। तो वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं स्ट्रक्चर्ड, खासतौर पर उनको जो फायदा हुआ है 2000 के बाद से जो उनकी लॉट थी, तो वो थोड़ी काफी मेच्योर और काफी सुलझी हुई आपकी लॉट उस सेंस में कह सकते हैं। अब जैसे पता नहीं, शायद आपने खबर सुनी हो नहीं, राहुल द्रविड़ की जगह पे अब वीवीएस लक्ष्मण आ रहे हैं। जी तो ये देखिए, ये एक एक पाथवे वहां पे अगर सर, आप वो वीवीएस लाइन में आप लक्ष्मण लगे। ने पिछले 10 सालों में उनके जूनियर लेवल पर और रणजी ट्रॉफी की टीम के साथ टिका कर काम किया हुआ है, वो लेकर उनको आ रहे हैं जिनका तजर्बा है पूरे ग्रास रूट लेवल का। देखिए, उन्होंने एक टेम्पलेट फॉलो की ना, वो उनको बनना था, तो पहले वो ग्रेग चैपल को भी लेके आए, उसके अंदर जॉन राइट को भी लेके आए एक टाइम के ऊपर, फिर बाकी भी बाहर के कोचेस भी वो लेके आए, ये गैरी कर्सन को भी लेके आए। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने सीख लिया, और अपने जब जब उनके कोचेस या लोकल जब उनका टैलेंट तैयार होना शुरू हो गया, तो उसके बाद वो सिर्फ नहीं गए, अब वो सपोर्ट स्टाफ के लिए किसी को बुला लेते हैं कि आप आके हमें असिस्ट कीजिए। लेकिन चाहे वो कुंबले हो, चाहे रवि शास्त्री हो, चाहे द्रविड़ हो, चाहे लक्ष्मण हो, जो टॉप पे बंदा होता है वो उनका अपना लोकल बंदा ही होता है। तो ये हमारी क्रिकेट जो बिल्कुल रिवर्स चली गई है, उसमें अगर आप देखें तो हम इतने रिवर्स जा चुके हैं कि आप को अगर ये है कि लोकल, जैसे इस्लाम बोर्ड ने आके कहा था कि यहाँ पे ये ग्रुप बंदी में पड़ जाते हैं, तो ये ग्रुप बंदी सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोचिंग लेवल के ऊपर होती है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में नहीं होती, चेयरमैन इससे आजाद है, इनमें में कोई कोई वो नहीं होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो बोर्ड मेंबर्स में होती। अब उसमें नुकसान ये है कि यासिर अरफात हैं, अजहर महमूद हैं, जो हम एक्सपर्ट कह सकते हैं, जिन्होंने तजुर्बा बाहर हासिल किया है, हम उनकी खिदमत से फायदा नहीं उठा रहे, तो ये नुकसान किसका हो रहा है? हाँ, पाकिस्तान का ही हो यासिर रहा है। अरफात को लाए, उसको उल्टी सीधी बातें बता दी कि ये कर लो वो कर लो, वो शो में बता के गए, मेरी बात हुई उनसे, मेरी शो में आए थे,
वो बेचारा चाहता था कि यार उसने इनको एक प्लान दिया, इन्हें बड़ा बुरा लगा वो प्लान। उसने कहा भाई कोच का काम है कि वो तमाम डोमेस्टिक के साथ भी अटैच रहे। आपका कोच को ये थोड़ी कि कैंप लगे तो सारे बस जो लड़के हाथ आ गए उन्हीं पे कोई काम कर ले। तो ये है काशिफ भाई, अब आपका कोच का काम नहीं, जिम्मेदारी नहीं है भाई, जहाँ डोमेस्टिक में भी देख क्या हो रहा है। देखें इंडिया में कभी ऐसे होगा कि एक प्लेयर उठ के आके कहे कि जी मैंने इन कोचेस के साथ नहीं खेलना, ऐसे नहीं हो सकता। और फिर वो प्लेयर को और फिर जब मैनेजमेंट जो है सारी उस प्लेयर की मिन्नत करे और उसके घर भी चले जाए, उसको अपने घर भी बुला ले, कभी ऐसे होगा? क्योंकि वहां पर बोर्ड ऊपर है, मैनेजमेंट ऊपर है। वहाँ हुआ है, ऐसी बात नहीं है यार, वो पुरानी बात है, उन्होंने सीख लिया ना। हम वो कब सीखेंगे? हम वो कब सिस्टम बनाएंगे? हम वो सिस्टम ही नहीं बना रहे ना। प्रॉब्लम तो ये आती है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि आपको इदारे को मुस्तहकम करना है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कामरान भाई, ये सारी इदारे की बातें हो रही हैं। इदारा उनका इतना मुस्तहकम हो गया कि जब पहले वो प्लेयर नीचे से उठा के लेके आते थे, ग्रूम करके लाते थे, अब वो कोचेस को ग्रूम कर रहे हैं, अपने कोचेस को ग्रूम कर रहे हैं, उनको ग्रूम करके ऊपर ला रहे हैं और फिर नेशनल स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं और वहाँ से टीम को आगे डेवलप करके लेके जाते हैं। लेकिन अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन जो है वो कोच का होगा, मैनेजमेंट का होगा। यही आप चीज़ें पाकिस्तान में लागू कर दें। हो सकता है आपको एक दो प्लेयर्स की कुर्बानी देनी पड़े, ऐसे प्लेयर जो आपके आगे खड़े हों, जो मैनेजमेंट के आगे खड़े हों, उनकी कुर्बानी दें आप, उनको बिल्कुल आप बैन कर दें, ब्लैक लिस्ट कर दें, और आप देखेंगे फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और आपकी सारी टीम, आपका सारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा। अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमारे कोचेस क्यों नहीं बनते? वो कहते हैं हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, हमने अपने नाम पे धब्बा लगाना है। हम क्यों नाम पे धब्बा लगाएं? हम आराम से बैठे हैं, अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ बैठे हैं। जब आप इज्जत रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब, कामरान मुजफ्फर साहब बहुत शुक्रिया, और इरफान सदोसई हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। आप तीनों हज़रात का शाम को 5 बजे होती है फिर आपसे मुलाकात।